हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुस्से की दुनिया। तो आज की समरी है चिकन सूप फॉर अनसिकेबल सोल, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे 101 इंस्पायरिंग स्टोरी जो कि जैक एंड फिल की बुक है, जिससे इस किताब को हम शुरू करने से पहले कुछ सवालों का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्या आप ऑर्डिनरी यानी कि एकदम साधारण लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज को जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि डिफरेंट चैलेंजेस को लेना चाहते हैं, या साथ ही आप यहाँ पे अनसिकेबल सोल भी इस बुक में वर्ड है, यानी कि जो होप और चैलेंजेस के साथ में जो अपनी गरीबी, सीकनेस और डिसेबिलिटी के बावजूद भी कुछ लोग जो अपने हर मुश्किल का सामना किए और जीत हासिल की, अनसिकेबल सोल यानी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी अपने हैप्पीनेस को ढूंढ लेते हैं। हो सकता है कि आप भी अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। ऐसा वक्त सबके साथ आता है जब हम बहुत ही होपलेस और निराश होते हैं, लेकिन आप इस कहानी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये कहानी है आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने में हेल्प करेगी। ये कहानियाँ हमें सिखाती है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बेशक हम कितने ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होगा जो हमारे फेस में स्माइल ले आता है, बिल्कुल ऐसे ही। और यही चीज़ हमें ढूंढनी है जो हमें खुश होने के लिए, सपने देखने के लिए और जीने के लिए इंस्पायर करे, प्रेरित करे। तो चिकन सूप फॉर द सोल काफ़ी पॉपुलर बुक है। तो ऑथर्स ने इन बुक के थ्रू सोसाइटी के हर एज और हर क्लास के करोड़ों लोगों की ऐसी कहानी हमें सुनाई है, जो ना हमें सिर्फ इंस्पायर करती है बल्कि लोगों की सोच को एक नई डायरेक्शन भी देती है। तो चिकन सूप आज भी उन सब के लोगों के लाइफ को इंस्पायर और चेंज करते आ रही है। ये न्यू डे फॉर डोरोथी एक 8 साल की छोटी लड़की है। उसकी मदद उसे एक थेरेपी के पास में लेकर चली गई। डॉक्टर बोलते हैं कि उसका केस एकदम होपलेस है। छोटी सी डोरोथी बोल नहीं सकती। उसकी माँ ने आज तक उसके मुंह से एक वर्ड तक नहीं सुना। इतने साल से स्पेलिश चिल्ड्रन का ट्रीटमेंट करते हुए फ्रांसिस ने एक बात सीखी कि उन लोगों को अपनी कमियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें स्पेशल चिल्ड्रन की स्पेशल क्वालिटीज़ को देखना चाहिए और उन्हें भरपूर प्यार देना चाहिए। फ्रांसिस का मानना था कि हर स्पेशल बच्चे के कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होती है। डोरथी ने पहली मीटिंग में ही फ्रांसिस का दिल जीत लिया था। उसके बाल एकदम गोल्डन थे और बड़े बड़े ब्लू आइज थे। फर्स्ट टाइम जब डोरथिन उससे मिली तो डोरथिन काफ़ी शर्मा रही थी। डोरथिन की माँ ने बताया कि कभी कभी ये बहुत शांत रहती है और कई बार तो इतनी शैतान करती है कि उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उसे लगा कि डोरथी अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। वो डोरथी को एक मंथ के ट्रायल पर ऑब्जर्व करना चाहती थी। शुरुआत में उसे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। उसने डोरथी को रिटायर्ड बच्चों की स्पेशल क्लास में ले जाना स्टार्ट किया। डोरथी वहाँ एक चेयर पर चुपचाप बैठी रहती थी, सबसे अलग थलग। उसे बाकी बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था। वो बोलती कि ये बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं करते, पता नहीं उसके साथ पेरेंट्स यहाँ क्यों भेजते हैं। फ्रांसिस ने क्लास के बाकी बच्चों को देखा। बच्चे वुडन शेप से खेल रहे थे। एक बच्चा स्क्वायर होल में एक स्क्वायर ब्लॉक फिट करने की कोशिश कर रहा था। फ्रांसिस समझ गई कि डोरथी को क्लास में इतना इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके लिए खेलना इतना चैलेंजिंग नहीं था। उसने डोरथी के पेरेंट्स से कहा कि उसे डोरथी को स्कूल भेजना बंद कर दे। डोरथी की प्रॉब्लम ये थी कोई उसे समझ नहीं पा रहा है क्यों, बट ये बात फ्रांसिस एक्सेप्ट कर लेती कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि डोरथी कुछ कर ले। फ्रांसिस ने समझ लिया कि डोरथी को कुछ मौका मिल जाए तो वो काफ़ी कुछ हद तक कर सकती है। एक दिन डोरथी ने देखा कि वो फ्रांसिस कुछ खा नहीं रही है। नर्स बोली इसे स्पून से खिलाओ। फ्रांसिस ने बोला वो कुछ खा सकती है, लेकिन वो बाकियों को खाते देख रही है। नर्स को ये बात समझ नहीं आई। उसके लिए तो डोरथी एक होपलेस और डिटायर्ड चाइल्ड थी, लेकिन फ्रांसिस जानती थी कि भले ही डोरथी ने एक वर्ड भी ना बोले, लेकिन उसे पता है कि आसपास क्या हो रहा है। एक दिन सुबह फ्रांसिस डोरथी को सेंट्रल पार्क लेके गई। काफ़ी सुहाना दिन था। दोनों पार्क में घूम रहे थे कि फ्रांसिस कुछ गाने लगी। डोरथी गाने के बोल पे सिर हिलाने लगी और फ्रांसिस समझ गई कि उसे सिंगिंग पसंद है। एक बेंच पे बैठ करके उन्होंने क्रेयॉन्स और स्केच पैड निकाले। फ्रांसिस ने डोरथी की ड्राइंग देखी। वो ज़्यादातर बिल्डिंग और स्लोइंग लाइन ड्रॉ करती है। फ्रांसिस समझ नहीं पाई कि ये लाइन का क्या मीनिंग है। ये नर्स बोली ये मीनिंगलेस लाइन है। वहाँ बैठ करके वो लोगों की सबकी ड्राइंग बनाने लगी। तभी वो अपने आर्म्स स्ट्रेच किए और किसी बर्ड्स की तरह उड़ने की न करके वो यहाँ से वहाँ किसी बर्ड्स की तरह घूमती हुई डांस कर रही थी। ऑटम आ चुका था। फ्रांसिस और डोरथी अपने पियानो को प्ले कर रही थी। उसने वो सारे हैप्पी सॉन्ग प्ले किए जो डोरथी को पसंद है। उसने देखा कि डोरथी उसके साथ में गा रही है। उसकी स्लो वॉइस रूम में गूंज रही है। फ्रांसिस सॉन्ग प्ले करती रही। उसे हैरानी इस बात की था कि डोरथी को हर वर्ड
और फिर उसने दरवाजे के पास किसी को रोते हुए सुना। डोरोथी की मदर, जो कि इतनी तेज से उसे गाते हुए सुन रही थी, वो रूम में आए और उसने डोरोथी को अपने बाहों में भर लिया। उस दिन से डोरोथी की लाइफ ही चेंज हो गई थी। फ्रांसिस 1 मंथ और उनके साथ रही। इस टाइम के दौरान डोरोथी ने अल्फ़ाबेट्स भी सीख लिए। फ्रांसिस जब गई तो डोरोथी 13 साल की हो चुकी थी। अब वो कई सारे काम खुद कर सकती थी और डोरोथी फाइनली बोल सकती थी। फ्रांसिस ने जब उसे पूछा कि तुम्हारी ड्राइंग का मीनिंग क्या है, तो डोरोथी बोली, ये हवा की ड्राइंग है। वो छोटी सी लड़की अब इस दुनिया में अपने पंख फैलाकर उड़ सकती थी। इसके बाद हमारे पास अगली कहानी आती है जिसका नाम है स्मॉल सोल्जर्स। रेचल 4 बच्चों की एक सिंगल मदर है। हो सकता है वो 27 साल की है। रेचल और उसके स्मॉल सोल्जर्स न्यू जर्सी के एक ओल्ड अपार्टमेंट में रहते हैं। वो अपने बच्चों को पालने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करती है। वो उन्हें लग्जरी प्रोवाइड नहीं करा सकती, लेकिन उन्हें इतना प्यार देना चाहती है कि बच्चे हमेशा खुश रहे। जब बच्चे सो जाते हैं तो रेचल अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के बारे में सोचती रहती है। एक रात उसे एक अच्छा सा अपार्टमेंट मिल गया जिसमें 5 बेडरूम थे और एक बैकयार्ड भी था। यहाँ उसने अपने बच्चे आराम से खेल सकते थे। रेचल ने लैंडलेडी से बात की और लैंडलेडी ने उसे बोला कि वो 1 महीने के अंदर ही सब कुछ रिपेयर वगैरह करवा करके तैयार कर देगी। रेचल ने उसे फर्स्ट मंथ का रेंट एडवांस में पे कर दिया। रेचल के बच्चे उस नए घर में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने पैकिंग भी स्टार्ट कर दी थी और रेचल बच्चों को खुश देख करके बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। रेचल इस नए घर की चाबी लेना भूल गई थी और लैंडलेडी फ़ोन नहीं उठा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रेचल को उसने धोखा दे दिया। बड़े हैवी हार्ट से रेचल ने अपने बच्चों को ये खबर दी। वो बहुत दुखी थी, लेकिन इतना ही नहीं, कुछ इससे भी ज़्यादा बुरा बाकी था। वो लोग अपने पुराने घर भी वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने पुराने घर को किसी और को किराए में दे दिया गया था। तो रेचल के पास में एक पैसा भी नहीं था। उसकी माँ उन सबको अपने घर बुलाना चाहती थी, लेकिन बच्चे वहाँ अलाउड नहीं थे। रेचल अपने फ्रेंड के पास गई जो खुद 5 बच्चों वाली एक सिंगल मदर थी, तो उसके दोस्त ने उसे अपने घर कुछ दिन रहने की परमिशन दे दी। फिर लास्ट में रेचल को अपना स्मॉल सोल्जर्स के साथ कार में कैंप करना पड़ा। हम ग्रैंडमा के घर क्यों नहीं जा सकते? उसके 10 साल के बेटे ने पूछा। लोगों की भी अपनी लाइफ होती है हनी, हमें अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी रहती है और हम करेंगे, रेचल बोली। वो अपने बच्चों के आगे स्ट्रांग रहना चाहती थी। आफ्टर ऑल उसके बच्चे ही उसकी स्ट्रेंथ थे। फिर अगले कुछ हफ्तों तक वो लोग कार में रहे। वो लोग ग्रैंडमा के घर नहाने जाते थे और फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे खाते थे। बच्चे उन्हें स्कूल जाना छोड़ा नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया। उनका रूटीन बड़ा ऑड सा था, लेकिन बच्चे किसी भी तरीके से मैनेज कर रहे थे। हर रात रेचल किसी पार्किंग लॉट के नीचे एक स्पॉटलाइट वाली जगह ढूंढते थे ताकि वे लोग वहां कार पार्क करके रात गुजार सके। जब ठंड लगती थी तो बच्चे बैक सीट पर जाकर के एक दूसरे से चिपक के सो जाते थे। रेचल ड्राइवर की सीट पर सोती और बच्चों पर पूरी नज़र रखती। कुछ टाइम के बाद रेचल के पास में एक घर रेंट पे लेने जितना पैसा सेव हो गया था, लेकिन कोई भी 4 बच्चों के साथ उसे घर के किराए पर देने को तैयार नहीं था। जब कोई ऑप्शन नहीं मिला तो रेचल बच्चों के साथ में एक सस्ते से होटल में शिफ्ट हो गई। बच्चे खुश हो गए। आफ्टर ऑल यहाँ पर एक वार्म बेड था सोने के लिए और नहाने के लिए बाथ टब भी था, और साथ ही ये लोग छोटे से केटल में खाना बना करके खाते थे। कई महीने ऐसे ही निकल गए। तभी अचानक से लैंडलेडी ने एक दिन रेचल को फ़ोन किया। उसने अपनी गलती के लिए सॉरी बोला और रेचल को प्रॉमिस किया कि वो अपना सारा पैसा रिफंड कर देगी। अब 13 साल के बाद रेचल और उसके बच्चे एक बड़े से घर में रह रहे हैं। रेचल को अपने स्मॉल सोल्जर्स पर बड़ा प्राउड था। उन्होंने टफ सिचुएशन में ब्रेवनेस दिखाई और अपनी माँ के साथ में मिलकर के हर प्रॉब्लम को फेस किया। अब नेक्स्ट स्टोरी सुनते हैं। यह स्टोरी जर्नी आउट ऑफ साइलेंस। विलियम रस एक फिजिकली हैंडीकैप स्कूल का स्टूडेंट था। उसे स्पीच और फिजिकल थेरेपी लेते हुए कई साल हो चुके थे, फिर भी वो ठीक से चल या बोल नहीं पाता था। कई बार वो खुद से पूछता, मैं इतना एफर्ट्स कर ही क्यों रहा हूँ। लेकिन फिर एक दिन विलियम मिस नेफ से मिला, जो कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थी। उसने विलियम के पेरेंट्स को बोला कि हम वही करने की कोशिश करते हैं जो हमें ऐसे केसेस में किया है। अगर ये काम नहीं आया
आया तो हम कुछ नया ट्राई करेंगे। विलियम अब तक गिव अप कर चुका था, लेकिन मिस नेफ की यही कोशिश रहती कि विलियम ट्राई करता रहे। वो एक छोटे हाइट की लेडी थी, मुश्किल से 5 फीट, लेकिन विलियम उससे डरता था। एक दिन मिस नेफ विलियम को अपने ऑफिस में लेकर के आई। जब वो विलियम की व्हील चेयर को पुश कर रही थी तो विलियम को लगा कि शायद उसे कुछ मिस्टेक हुई है। क्या उसे स्कूल से निकाला जा रहा था? मिस नेफ के साथ उसका थेरेपी शेड्यूल भी नहीं था, फिर भी वो यहाँ पर थी। मिस नेफ ने विलियम की व्हील चेयर अपने डेस्क के आगे रख दी। उसने उसे कुछ नहीं बोला, बल्कि उसके सामने कुछ पिक्चर्स रखी। एक पिक्चर्स में कुछ स्लिंग शॉट जैसी चीज दिख रही थी और एक पिक्चर में एक लड़का एक स्टूल को अपने सर पे रखे हुए था। ये हेड स्टिक है, मिस नेफ ने कहा। ये कोई टॉय या वेपन नहीं है। हमें लगा शायद तुम भी इसे यूज कर सको अगर तुम चाहो तो, लेकिन ये बड़ा हार्ड वर्क है और अगर मैंने तुम्हें इसे किसी को मारते हुए देख लिया तो मैं इसे वापस ले लूंगी, समझे? विलियम ने हाँ में सिर हिलाया। अगर वो प्रैक्टिस करे तो वो भी इस हेड स्टिक को यूज करके टाइपराइटर यूज कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे डेली नेक एक्सरसाइज करनी होगी। मिस नेफ ने उसे बताया कि नेक एक्सरसाइज स्टार्टिंग में काफ़ी टायरिंग लगती है, लेकिन तुम्हें एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब हर मॉर्निंग में विलियम स्कूल जाने से पहले नेक एक्सरसाइज करने लगा था। पहले तो उसने हेड स्टिक की हेल्प से स्पाइरल बुक की पेज टर्न करना सीखा। फिर कुछ टाइम बाद वो उन वर्ड्स को भी पॉइंट कर सकता था जो स्पीच थेरेपिस्ट डिटेक्ट करते हैं। विलियम को काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि अब वो हेड स्टिक की हेल्प से अमेजिंग चीज़ें कर सकता था। उसके हैंड्स काम नहीं करते थे और ना ही वो बोल सकता था, तो उसके लिए हेड स्टिक बड़े काम की चीज़ थी। हेड स्टिक्स यूज़ करने का उसका ड्रीम पूरा हुआ। लाइफ जैसे अब एक एडवेंचर थी। उसके थेरेपिस्ट ने उसे जितनी भी चीज़ें ट्राई की थी, हेड स्टिक उसमें सबसे बेस्ट था। मिस नेफ को पूरा यकीन था कि विलियम इम्प्रूव करेगा। वो उसके टीचर ही नहीं बल्कि फ्रेंड की तरह थे। मिस नेफ ने विलियम के पेरेंट्स को बोला कि उन्हें विलियम की आंखों और फेस से उसकी इंटेलिजेंसी नज़र आती है, जो विलियम ने भी सुनी और समझे। इस एडवेंचर का बेस्ट पार्ट ये था कि जब मिस नेफ विलियम को वुडन आर्म्स पर चेयर पर रखते तो उसे बांधना पड़ता क्योंकि विलियम सीधा नहीं बैठ पाता था। फिर एक दिन उन्होंने उसके सर पर एक हेड स्टिक लगा करके इसे टाइपराइटर के सामने बैठा दिया और फिर कुछ अमेजिंग हुआ। मिस नेफ ने विलियम से अपना नाम लिखने को बोला तो उसने लिख करके दिखा दिया। उसने उसे कुछ अल्फ़ाबेट्स बोले और विलियम लिखता चला गया। मिस नेफ ने बाकी टीचर्स और थेरेपिस्ट को भी रूम में बुलाया। सभी ने विलियम की इस फैक्ट्री को सेलिब्रेट किया। भले ही एडवेंचर माउंट एवरेस्ट चढ़ने जितना नहीं था बड़ा, लेकिन विलियम के लिए तो ये मून पे भी जाने से बड़ा था। 11 साल से वो चुपचाप अपने व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, लेकिन आज उसे अपनी आवाज़ मिल गई थी और ये स्टोरी उसने खुद टाइप करके चिकन सूप ऑथर्स को भेजी, जो मैं आज आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तो अगली कहानी है टीनास 10 पॉइंट। जी हाँ, मतलब ये है कि टॉम क्रूज एक हाई स्कूल टीचर था। उसके एक स्पेशली स्कूल मेट थे जिसका नाम था टीना। 17 साल की एक लड़की जो हमेशा स्माइल करती रहती थी। उसके लिए ये बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि उसे सेरेब्रल पॉल्सी की डिजीज थी। उसके बॉडी मसल स्टिफ और अनमैनेजेबल थे, इसीलिए उसे वॉकर यूज करना पड़ता था। टीना को बोलने में डिफिकल्टी होती थी, लेकिन उसकी स्माइल देख करके कोई भी बोल सकता था कि वो कितनी प्यारी लड़की है। बाकी स्टूडेंट उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन टीना अपने हर क्लासमेट को ग्रीट करते थे। एक दिन टॉम ने क्लास को एक असाइनमेंट दिया। पूरी क्लास को डोंट क्विट पॉइंट के फर्स्ट 3 स्टैंजाज लर्न करने थे और ये असाइनमेंट 10 पॉइंट्स का था। वैसे टॉम को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि स्टूडेंट कुछ करेंगे, क्योंकि वो भी जब स्टूडेंट था तो इस तरह के असाइनमेंट को इग्नोर करता था। जब वो असाइनमेंट दे रहा था तो उसमें टीना का फेस देखा, वो बड़ी परेशान हुई लग रही थी। आज उसकी स्माइल भी गायब थी। टॉम उसे बोलना चाहता था कि डोंट वरी टीना, इट्स ओनली 10 पॉइंट्स। और जब पोएम रिसाइट का टाइम आया तो टॉम ने रोस्टर निकाला। एक के बाद एक स्टूडेंट पोएम की लाइन को रिसाइट करने में फेल हो रहे थे। सबने यही बोला, सॉरी सर, वैसे भी ये सिर्फ 10 पॉइंट्स का ही तो है। टॉम फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने बोला, अब जिसकी बारी होगी, अगर वो फेल हुआ तो उसे 10 पुशअप्स करने ही होंगे। लेकिन टॉम हैरान रह गया जब उसने देखा कि अगला नंबर तो टीना का था। लेकिन टीना खड़ी हुई, वो अपने वॉकर में बैठी और क्लास के सामने आई। उसने लाइंस बोलनी स्टार्ट कर दी। उसके वर्ड्स क्लियर नहीं थे, पर उसके फर्स्ट स्टैंजा पूरा पड़ा। और जब उसने एक मिस्टेक की तो उसने वॉकर हटा दिया और फ्लोर पर गिर गई। टीना, मैं तो मजाक कर रहा था, टॉम ने कहा।
लेकिन टीना ने पूरे 10 पुशअप किए। उसके बाद वो घिसा करके वापस अपने वॉकर तक पहुंची। वो खड़ी हुई और फिर से लाइन बोलनी स्टार्ट कर दी। उसने बाकी के 2 स्टैंडर्ड्स भी कंप्लीट किए। उसने तीनों स्टैंडर्ड्स पढ़े। पूरी क्लास में टीना सिर्फ अकेली थी जिसने ये असाइनमेंट पूरा किया था। बाद में एक क्लासमेट ने उससे पूछा, टीना तुमने ऐसा क्यों किया? तो सिर्फ 10 पॉइंट्स की ही तो बात थी। तो टीना ने बड़ी कोशिश के बाद में ये रिप्लाई दिया, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह नॉर्मल लगना चाहती हूँ। पूरी क्लास में खामोशी छा गई। फिर एक स्टूडेंट ने कहा, टीना हम नॉर्मल लोग नहीं हैं, हम टीनेजर्स हैं जो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करते रहते हैं। मैं जानती हूँ, टीना ने स्माइल करते हुए कहा। उस दिन टीना को अपने 10 पॉइंट्स मिले, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसने अपने क्लासमेट की रिस्पेक्ट और प्यार जीता था। उसके लिए ये 10 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के बराबर थे। और अब अगली स्टोरी है द लेटर। जो जुलन में एक बेटा अडॉप्ट किया था जिसका नाम था लियोक। एक दिन वो लियोक की बायोलॉजिकल मदर, यानी कि जिसने उसे जन्म दिया, उसे लेटर लिख रहे थे। उसने इससे पहले भी ल्यूक की मदर को लेटर लिखा था और ल्यूक की फोटो भेजा था। इन लेटर्स के थ्रू वो ल्यूक की रियल मदर को ल्यूक की स्टोरी शेयर करना चाहती थी। हालांकि ल्यूक की मदर ने उन लेटर्स का कभी आंसर नहीं दिया था, लेकिन आज का लेटर कुछ डिफरेंस था क्योंकि ल्यूक की लाइफ का सवाल था। डॉक्टर ने बताया कि ल्यूक को सिकल सेल डिजीज थी। वो वीक रेड ब्लड सेल्स के साथ बॉर्न हुआ था। डॉक्टर का ये भी कहना था कि उसे एनीमिया भी हो सकता है। ल्यूक को काफ़ी पेन रहता था और उसके जॉइंट में भी स्वेलिंग आ गई थी। ल्यूक को हेल्दी रखने के लिए हर मंथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती थी। जब वो सिर्फ 3 साल का था तो उसे फ्लू हो गया था, जिसकी वजह से उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगी। जूलियन उसे लेकर के हॉस्पिटल भागी। ल्यूक को तुरंत एडमिट करा लिया गया और आईवी इंजेक्शन के थ्रू एंटीबायोटिक दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो गया है, जिसमें लार्ज ब्लड सेल्स लंग्स के वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और जिसकी वजह से ल्यूक के ब्लड में ऑक्सीजन काफ़ी कम हो गया। उसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। ल्यूक की हार्ट बाईपास मशीन लगाई गई ताकि ब्लड में ऑक्सीजन इंप्रूव हो सके। फाइनली उसकी ब्रीदिंग इंप्रूव होने लगी, लेकिन उसे अभी भी हर 3 वीक्स में मंथली ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता था। हालांकि ये इलाज टेम्परेरी था। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? जूलियन ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की। डॉक्टर ने कहा, ल्यूक के सिकल सेल डिजीज का बस एक ही इलाज है और वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। नया बोन मैरो हेल्दी ब्लड सेल को प्रोड्यूस करेगा जिसमें सिकल सेल डिजीज नहीं होगा। इस बात से जूलियन थोड़ी होपफुल हुई कि चलो ल्यूक ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर बोला, क्या ल्यूक का कोई सिबलिंग है? क्योंकि बोन मैरो सिर्फ बायोलॉजिकल ब्रदर या सिस्टर से ही लिया जाता है। अब जूलियन के पास ल्यूक की लाइफ बचाने का एक ही रास्ता था कि वो उसकी रियल मदर को लेटर लिखे। उसने लेटर में ल्यूक की डिजीज के बारे में डिटेल से लिखा और ये भी पूछा, क्या तुम अपने बाकी बच्चों को बोन मैरो टेस्ट के लिए ला सकती हो? जूलियन ने वो लेटर सेंड कर दिया। वो ल्यूक के जल्दी से ठीक होने की प्रे कर रही थी। 2 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने उसे बुलाया। ल्यूक की बायोलॉजिकल मदर अपने बच्चों के टेस्ट के लिए रेडी थे। उनमें से एक का बोन मैरो ल्यूक के साथ परफेक्टली मैच कर रहा था। बच्चा डोनर बनने को रेडी हो गया। जूलियन खुशी के मारे रोने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के मेडिकल सेंटर में ल्यूक का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। सर्जरी के बाद डिफेक्टिव बोन मैरो किल करने के लिए ल्यूक को 8 डेज की कीमोथेरेपी दी गई और उसके कई मील दूर उसका भाई एक लोकल हॉस्पिटल में बोन मैरो एक्सट्रैक्शन के लिए बेड पर लेटा था। उसकी बॉडी से कुछ अंश लेकर के हॉस्पिटल वालों ने बोन मैरो को कार्गो के थ्रू मिशिगन के हॉस्पिटल में भेज दिया। डॉक्टर ने आईवी के हेल्प से हेल्दी बोन मैरो सेल्स ल्यूक की बॉडी में इन्फ्यूज कर दिए। 2 हफ्तों के बाद रिजल्ट आया। ल्यूक का न्यू बोन मैरो परफेक्टली काम कर रहा था और इसमें हेल्दी रेड ब्लड सेल भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ल्यूक अब फाइनली घर जा सकता था। उसकी सिकल सेल डिजीज हमेशा के लिए चली गई थी। जूलियन ने ल्यूक की बायोलॉजिकल मदर को लेटर लिख करके गुड न्यूज़ शेयर किए और फाइनली उसे रिप्लाई मिला। लेटर में लिखा था, मैंने कई सारे लेटर्स लिखे थे लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें मेल करने की। मुझे कई बार लगा कि शायद मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हुआ ठीक हुआ। मैं ल्यूक को कभी भी इतने एक्सपेंसिव मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दे पाती जो उसे चाहिए थी। गॉड ने उसे वहीं भेजा जहां उसकी ज़रूरत थी। ल्यूक की 2 फैमिलीज है और हम उसे बहुत प्यार करते हैं। वो रियली में बहुत लकी बॉय है। लेकिन जूलियन जानती थी कि लकी तो वो है जिसके पास प्यारा, हेल्दी और काइंड बेटा है।
तो अगली कहानी का नाम है न्यू डायरेक्शन, जिसमें मिसेज एनी जॉनसन काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल की लेडी थी जो अरकानसास में रहती थी। उनकी ज़िंदगी में एक पॉइंट ऐसा भी आया जब सब कुछ गलत हो रहा था। ये 1903 की बात है। उनका हस्बैंड उनसे छोड़ करके दूसरी औरत के पास चले गए। अब वो अपने 2 छोटे बेटों के साथ अकेली थी। मिसेज जॉनसन के पास पैसा नहीं था। उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ना आता था पर नंबर वगैरह जोड़ लेती थी, और उस टाइम अमेरिका में मिसेज जॉनसन जैसे निग्रो लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था। वो एक वेल बिल्ड लेडी थी, करीब 6 फीट लंबी। मिसेज जॉनसन हाउसमेड का काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने बच्चे किसी और के पास नहीं छोड़ना चाहती थी, और ना ही वो किसी नंबर मिल या कॉटन मिल में काम करना चाहती थी। अब क्योंकि मिसेज जॉनसन किसी काम में फिट नहीं हो रही थी तो वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जो कि उसके हिसाब से फिट हो और हर सिचुएशन में। और ऊपर से मिसेज जॉनसन कुकिंग में भी एवरेज थी, लेकिन वो मैनेज कर सकती थी, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने पैसा कमाने के लिए कुछ प्लानिंग करनी शुरू कर दी। एक रात मिसेज जॉनसन ने दो बकेट में स्टोन भर दी और उन्हें 3 मील दूर कॉटन चिन तक उठा करके ले गई। वहां तक पहुंच करके उन्होंने थोड़ा आराम किया और फिर 5 मील और आगे चल करके गई, नंबर मिल तक गए। फिर घर आकर के उन्होंने चिकन बॉईल किया और हैंड फ्राई किया। मिसेज जॉनसन ने आटा गूंथा और उसी मीट स्टफ पेस्ट्रीज बनाई। उसके बाद वो सोने चली गई। अगली सुबह मिसेज जॉनसन मीट पाइस, आयरन ब्रेजर, एक लॉर्ड और थोड़े कोयले लेकर गई। वो 3 मील चली और लंच टाइम से पहले कॉटन जिनके पास एक खाली जगह में सब सेटअप कर दिया। जब लंच की बेल बजी तो मिसेज जॉनसन ने मीट पाई बॉइलिंग लाइट में फ्राई करने स्टार्ट कर दिए। मीट पाई की खुशबू चारों तरफ फैल गई और सारे वर्कर्स मिसेज जॉनसन के पास पहुंच गए। हालांकि उनमें से ज़्यादातर वर्कर घर से लंच लेकर आते थे, लेकिन मीट पाई की डिलीशियस महक से उनके मुंह में पानी आ रहा था। मिसेज जॉनसन ने गरम पाइस फ्राई करके निकाली और एक न्यूज़पेपर पर रख दी। पर पीस के हिसाब से उन्होंने वो पाइस वर्कर को बेच दी। फिर बची हुई मीट पाइस लेकर के मिसेज जॉनसन लंबर मिल पहुंचे और वहां के वर्कर्स ने भी उनसे पाई खरीदी। अब ये उनका रोज का काम हो गया था। वो अपने घर में पाइस बेक्ड करती और पैदल चल के उन्हें इतनी दूर बेचने जाती थी, चाहे आंधी हो, बारिश हो या गर्मी हो। मिसेज जॉनसन अपना काम करती रही लगातार। कई वर्कर तो ऐसे थे जो अपने लंच के लिए मिसेज जॉनसन पर ही डिपेंड होते थे। लंच टाइम में वो मीट पाई फ्राई करती हुई उस लंबे लेडी के राह देखते। अब मिसेज जॉनसन के कई सारे लॉयल कस्टमर्स थे। अब उन्होंने नंबर मील और कॉटन जिनके बीच में एक स्टॉल भी बना लिया था। अब उन्हें मीलों दूर चल करके नहीं जाना पड़ता था, वर्कर खुद उनके पास आते थे। मिसेज जॉनसन ने अपना रास्ता खुद बनाया था। अपनी जर्नी डिस्क्राइब करते हुए वो बताते हैं कि मैं लाइफ में यूं ही चलती जा रही थी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैंने कॉमन रास्ते से हट करके अपने लिए एक नया रास्ता बनाया और यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। कुछ ही सालों में उन्होंने मीट पाई का एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया था। अब वो पाई के अलावा कुकीज़, कैंडीज, चीज़, पिकल, कैंड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक भी बेचा करती थी। मिसेज जॉनसन की जगह कोई और होता तो शायद गिव अप कर देते, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी के चैलेंजेस को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। एक दिन वो भी था जब उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने काफ़ी फाइट किया और खुद से ही मुकाबला किया। आज मिसेज जॉनसन अपने 2 प्यारे बेटे के साथ हैप्पीली अपना सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस ऑडियो बुक समरी का कंक्लूजन ये निकलता है कि आपने अनसिकेबल सोल की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी। हो सकता है कि आप भी डोरोथी विलियम, लुकिया टीना के जैसे किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, या फिर रेचल और मिसेज जॉनसन की तरह गरीबी झेल रहे होंगे। लेकिन जो भी हो, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने सोल की स्ट्रेंथ को जानें, किसी भी सिचुएशन में गिव अप ना करें। आपके आसपास स्माइल करने के 1000 रीजन्स हैं और कितनी ही ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। तो अंत पंत जो बात मैटर करती है वो यही है कि खुद को कभी भी डूबने ना दें, हर चैलेंज को फेस करें और लाइफ को एंजॉय करें। आप अलाइव हो और अकेले नहीं हो। मिसेज जॉनसन की तरह खुद के लिए एक नया रास्ता बनाइए। और इसी के साथ इन प्यारी प्यारी इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ ये समरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको इसमें कुछ सजेशन देना होगा तो प्लीज़ अपना प्यार कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। थैंक यू।